बिहार का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद इतिहास, संस्कृति या फिर वो राजनीति की गहमागामी। लेकिन इन सब के पीछे ना एक मजबूत आधार है, एक नींव, और वो है बिहार का भूगोल। हाँ बिल्कुल। एक ऐसी धरती जहाँ नदियां विशाल मैदान बनाती हैं, मतलब जीवन देती हैं, पर कभी कभी विनाश भी लाती हैं। कहीं ऊंची पहाड़ियां हैं तो कहीं खनिजों से भरे पठार। सही कहा। तो आज हम इसी बिहार की जो भौगोलिक संरचना है उसकी गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। सोचिए, अगर हम बिहार के नक्शे पर खड़े हैं, उत्तर में नेपाल की सीमा से सटा हिमालय का वो निचला हिस्सा है। हाँ। दक्षिण में देखें तो झारखंड के पठार, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। मतलब इतनी छोटी सी जगह में कितनी ज्यादा विविधता है ना? और ये सिर्फ पहाड़, मैदान और नदियों की कहानी नहीं है, ये यहाँ के लोगों, उनकी जिंदगी, उनकी चुनौतियों और उनके अवसरों की भी कहानी है। और यही समझ मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी या यूपीएससी के लिए तो जरूरी है ही। हाँ, वो तो है ही। पर उससे भी बढ़कर मुझे लगता है अपने राज्य को, अपने देश को बेहतर जानने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार के भूगोल का ये सफर, ये ज्ञानवर्धक पड़ताल। हाँ जी। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के नक्शे पर बिहार की स्थिति। जैसा कि हमारे पास जो जानकारी है उससे साफ है कि बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है। और एक जरूरी बात, ये पूरी तरह से एक भू आबद्ध राज्य है, मतलब लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड यानी इसकी कोई सीमा समुद्र से नहीं मिलती। जी हाँ, बिल्कुल। और इसका असर यहाँ की जलवायु पर, यहाँ के व्यापार पर, दोनों पर पड़ता है। और इसकी सीमाएं, मतलब कौन कौन से राज्यों और देशों से ये घिरा हुआ है? तो देखिए, बिहार के जो उत्तरी सीमा है वो नेपाल देश से लगती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हुई। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दक्षिण दे इसकी सीमा लगती है झारखंड से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। अच्छा, सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? सबसे लंबी सीमा ये झारखंड के साथ साझा करता है। अक्षांश और देशांतर के लिहाज से इसकी स्थिति क्या है? क्योंकि यही तो तय करता है ना कि कोई जगह कितनी गर्म होगी या ठंडी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें तो लगभग 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। लगभग 24 से 27.5 डिग्री नॉर्थ। हाँ, और देशांतरीय विस्तार लगभग 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 83 से 88 डिग्री ईस्ट। जी, और इसी अक्षांशीय स्थिति के कारण ही बिहार जो है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के बीच में पड़ता है, और इसका असर यहाँ की वनस्पति पर, यहाँ की कृषि पर साफ तौर पर दिखता है। अच्छा, और आकार के लिहाज से बिहार कितना बड़ा है? क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल है लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,000 वर्ग किलोमीटर? हाँ, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का करीब 2.86% हिस्सा है। 2.86%? जी। अगर हम सिर्फ राज्यों की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लें तब ये 13वें स्थान पर आता है। अच्छा, 12वां या 13वां? ठीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाजा कैसे लगाएं? मतलब उत्तर से दक्षिण कितना, पूरब से पश्चिम कितना? हाँ, अगर नक्शे पे देखें तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई लगभग 345 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर? जी, और पूरब से पश्चिम चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, करीब 483 किलोमीटर। तो ये पूरब से पश्चिम में ज्यादा फैला हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, चौड़ाई ज्यादा है। अच्छा, सीमावर्ती जिलों की बात भी अक्सर आती है परीक्षाओं में। हाँ, ये भी पूछते हैं। बिहार के कुल 22 जिले हैं जिनकी सीमाएं या तो नेपाल से लगती हैं या फिर पड़ोसी राज्यों से। कुल 22 जिले? जी। और कुछ जिले तो ऐसे भी हैं जो दो सीमाओं पर स्थित हैं। अच्छा, जैसे पश्चिमी चंपारण को देखिए, ये नेपाल से भी जुड़ा है और उत्तर प्रदेश से भी। हाँ। वैसे ही रोहतास जिला है, वो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से सटा है, और किशनगंज वो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से। अच्छा, ये तो कॉमन बॉर्डर वाले हो गए। हाँ। और नेपाल से कितने जिले लगते हैं? नेपाल से 7 जिले लगते हैं, झारखंड से 8, उत्तर प्रदेश से भी 8 और पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं। ठीक है। और बिहार की राजधानी पटना? हाँ। इसकी स्थिति भी तो खास होगी। बिल्कुल। पटना एक तरह से बिहार के केंद्र में पड़ता है, और इसकी सीमाएं आप सोचिए 9 जिलों से मिलती हैं। 9 जिलों से? हाँ,
भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण। ये दिखाता है कि इसकी प्रशासनिक और रणनीतिक महत्ता कितनी ज्यादा है, कैसे ये इतने सारे क्षेत्रों को जोड़ता है। कमाल है। चलिए अब बिहार की जमीनी बनावट मतलब धरातलीय स्वरूप को समझते हैं। इसे कैसे बांटा जा सकता है? मोटे तौर पर बिहार के धरातल को हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। 3 भाग कौन कौन से? पहला उत्तर पश्चिम का शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा बीच का विशाल गंगा का मैदान जो बिहार का सबसे बड़ा हिस्सा है, और तीसरा दक्षिण का पठारी किनारा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं शिवालिक क्षेत्र से। ये कहाँ है और कैसा है? ये मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है, नेपाल सीमा के पास फैला हुआ। ये असल में हिमालय का ही सबसे बाहरी और सबसे निचला हिस्सा है। अच्छा, हिमालय का ही हिस्सा। हाँ, इसी में सोमेश्वर श्रेणी है जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 875 से 880 मीटर के आसपास है। सोमेश्वर श्रेणी सबसे ऊंची जी। और यहीं पर रामनगर, दून और हरहा घाटी जैसी संरचनाएं भी मिलती हैं। ये जो पूरा इलाका है ये तराई क्षेत्र कहलाता है। इस पहाड़ी क्षेत्र का कोई और महत्व, मतलब भूगर्भिक दृष्टि से या नदियों की दृष्टि से? हाँ, एक तो ये कि ये हिमालय के निर्माण के समय बना है, मतलब टर्शियरी काल में। टर्शियरी काल, हाँ। और दूसरी दिलचस्प बात, जैसा एक स्रोत में जिक्र है, यहीं सोमेश्वर श्रेणी के पास से बूढ़ी गंडक नदी भी निकलती है, तो ये जल स्रोत के लिहाज से भी अहम है। अच्छा, बूढ़ी गंडक यहीं से निकलती है, ठीक है। अब आते हैं बिहार के सबसे बड़े हिस्से पर, विशाल गंगा का मैदान। ये तो मतलब लगभग पूरे बिहार में ही फैला हुआ है। सही कहा, बिहार का लगभग 95-96% हिस्सा यही मैदान है। 95-96%? हाँ, और इसे जीवनदायिनी गंगा नदी लगभग बीच से 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी और दक्षिणी? जी, और ये पूरा का पूरा मैदान नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। पहले उत्तरी मैदान की बात करते हैं, इसकी क्या खासियत है? उत्तरी मैदान का निर्माण गंगा और उसकी उत्तरी सहायक नदियों ने किया है, जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ये सारी नदियां हिमालय से आती हैं। हाँ, हिमालयी नदियां। बिल्कुल, और अपने साथ ढेर सारा पानी और सिल्ट यानी गाद लाती हैं, इसलिए ये मैदान बहुत उपजाऊ है। लेकिन इसी वजह से यहाँ बाढ़ भी बहुत आती है, खासकर कोसी क्षेत्र में तो ये एक बड़ी समस्या है। अच्छा, यहाँ कुछ खास तरह की जमीनें भी मिलती हैं ना, जैसे भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये क्या है? हाँ, ये मैदान की अलग अलग आकृतियां हैं। देखिए, जब नदियां पहाड़ों से उतरकर मैदान में आती हैं तो सबसे पहले बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा करती हैं। उस क्षेत्र को भाबर कहते हैं। भाबर, कंकड़ पत्थर वाला? हाँ, उसके आगे महीन मिट्टी वाला थोड़ा दलदली सा क्षेत्र होता है, उसे तराई कहते हैं। कहते हैं कि भाबर में जो छोटी नदियां गायब सी हो जाती हैं वो तराई में फिर से दिखने लगती हैं। अच्छा। फिर आती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाली थोड़ी ऊंची जमीन, जिसे बांगर कहते हैं। यहाँ बाढ़ का पानी आमतौर पर नहीं पहुँचता। बांगर, पुरानी मिट्टी। और नदी के बिल्कुल पास वाली जो नीची जमीन होती है, जहाँ हर साल बाढ़ आती है और नई मिट्टी की परत बिछ जाती है, उसे खादर कहते हैं। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। खादर, नई मिट्टी, बहुत उपजाऊ। जी, और उत्तरी मैदान में आपको दोआब भी मिलेंगे। दोआब मतलब? 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, और हाँ, चौर या मन नाम की गोखुर झीलें भी मिलती हैं। गोखुर झीलें, ऑक्सबो लेक्स? हाँ, ऑक्सबो लेक्स। ये तब बनती हैं जब नदी अपना रास्ता बदल लेती है और उसका पुराना मोड़ एक झील की शक्ल ले लेता है। बेगूसराय की जो कांवर झील है वो इसी का एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध उदाहरण है। अच्छा, कांवर झील एक गोखुर झील है? ये तो नहीं जानकारी है। जी हाँ। और गंगा के दक्षिण वाला मैदान, क्या वो उत्तरी मैदान जैसा ही है? नहीं, उसमें कुछ अंतर है। दक्षिणी मैदान का निर्माण मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों ने किया है, जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु। अच्छा, ये पठारी नदियां हैं? बिल्कुल। और यहाँ की एक खास पहचान है टाल क्षेत्र। ताल, ये क्या होता है? ये गंगा के दक्षिणी किनारे के समानांतर फैले हुए लंबे लंबे कटोरी नुमा निचले गड्ढे हैं। बरसात के मौसम में इनमें पानी भर जाता है। जैसे मोकामा अटाल का नाम बहुत सुना होगा। हाँ, मोकामा टाल दालों के लिए मशहूर है शायद। बिल्कुल सही।
रबी की फसल खासकर दलहन यानी दालों के लिए ये टाल क्षेत्र बहुत उपजाऊ माने जाते हैं। क्या दक्षिणी मैदान पूरी तरह समतल है या यहाँ भी कुछ पहाड़ियाँ हैं? ज्यादातर तो ये समतल ही है, लेकिन इसमें दक्षिण के पठार की कुछ अकेली अकेली पहाड़ियां भी दिख जाती हैं। ये पठार का ही बाहरी हिस्सा है जो मैदान में घुस आए हैं। जैसे गया के पास आपने प्रेतशिला, रामशिला की पहाड़ियों का नाम सुना होगा। हाँ, सुना है। राजगीर की पहाड़ियां हैं या फिर मुंगेर के पास खड़गपुर की पहाड़ियां, ये मैदान को एक अलग ही नजारा देती हैं। अच्छा, और अब तीसरा भाग दक्षिणी पठारी क्षेत्र, ये कहाँ है? ये बिहार के बिल्कुल दक्षिण में एक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ है। पश्चिम में कैमूर जिले से शुरू होकर पूरब में बांका और मुंगेर तक जाता है। ये असल में झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है उसी का उत्तरी किनारा है। अच्छा, छोटा नागपुर का ही विस्तार। जी, यहाँ की जमीन पथरीली है और मिट्टी उत्तरी मैदान जितनी उपजाऊ नहीं है। यहाँ आपको ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट जैसी कठोर और पुरानी चट्टानें मिलेंगी। इस पठारी क्षेत्र में भी कुछ खास हिस्से होंगे, जैसे आपने कैमूर का जिक्र किया था। हाँ, इसके पश्चिमी भाग में कैमूर का पठार है। ये विंध्यन समूह की चट्टानों से बना है। विंध्यन चट्टानें, इनका क्या महत्व है? ये चट्टानें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के लिए बहुत जानी जाती हैं, और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। इसीलिए आप देखेंगे कि रोहतास और कैमूर जिलों में सीमेंट के कारखाने ज्यादा हैं। अच्छा, तो सीमेंट उद्योग का संबंध विंध्यन चट्टानों से है। बिल्कुल। वहीं इस पठारी क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में यानी गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका जिलों में धारवाड़ और आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। धारवाड़ और आर्कियन, ये तो बहुत पुरानी चट्टानें हैं शायद। जी हाँ, ये बिहार की सबसे पुरानी चट्टानें हैं और ये खनिज संपदा के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें अभ्रक, क्वार्ट्ज जैसे खनिज पाए जाते हैं। खड़गपुर की जो पहाड़ियां हैं वो इसी धारवाड़ संरचना का हिस्सा हैं। अच्छा, इन चट्टानों की बात आई है तो बिहार की भूगर्भिक संरचना, मतलब जमीन के नीचे की बनावट पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। कौन सी चट्टानें कब बनी, इसका क्रम क्या है? हाँ, संक्षेप में देखें तो बिहार की धरती बहुत पुरानी है। जैसा हमने भी बात की, सबसे पुरानी है आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये दक्षिण पूर्वी बिहार में मिलती हैं और खनिजों का भंडार है। सबसे पुरानी आर्कियन और धारवाड़। जी, उसके बाद बनी विंध्यन क्रम की चट्टानें जो दक्षिण पश्चिम बिहार यानी कैमूर और रोहतास में है। ये चूना पत्थर और बलुआ पत्थर देती हैं जो भवन निर्माण और सीमेंट के काम आते हैं। विंध्यन, ठीक है। फिर हिमालय बनने के समय यानी टर्शियरी युग में शिवालिक की पहाड़ियां बनी उत्तर पश्चिम में पश्चिमी चंपारण में। टर्शियरी, शिवालिक। और सबसे नई यानी सबसे बाद की वो है क्वाटरनरी युग की चट्टानें। इन्हीं से गंगा का विशाल मैदान बना है। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा होने से बना है। तो ये लाखों सालों में हुआ एक पूरा विकास क्रम है। वाह, मतलब प्राचीनतम से लेकर नवीनतम तक सब तरह की चट्टानें बिहार में मौजूद हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं बिहार की जलवायु की। यहाँ का मौसम कैसा रहता है, मतलब आमतौर पे? बिहार की जलवायु को हम मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु कह सकते हैं। यहाँ गर्मी, बरसात और सर्दी, ये तीनों मौसम साफ तौर पर अनुभव होते हैं। मानसूनी। हाँ, अगर तकनीकी भाषा में कहें तो भूगोलवेत्ता कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार इसे CWG या कुछ हिस्सों में AW प्रकार का कहा जाता है। लेकिन सरल शब्दों में कहें तो ये गर्म और आर्द्र मानसूनी जलवायु है जिसमें सर्दियों में शुष्कता रहती है। अच्छा, कौन सी चीजें हैं जो यहाँ की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं? देखिए, कई कारक हैं। एक तो इसकी अक्षांशीय स्थिति जो इसे कर्क रेखा के पास रखती है, जिससे गर्मी मिलती है। हाँ। दूसरा, उत्तर में हिमालय पर्वत का होना। ये मध्य एशिया से आने वाली जो बर्फीली हवाएं हैं उनको रोककर बिहार को कड़ाके की ठंड से बचाता है। अच्छा, हिमालय एक दीवार की तरह काम करता है। बिल्कुल। तीसरा, बंगाल की खाड़ी से इसकी दूरी, ज्यादा दूर भी नहीं, ज्यादा पास भी नहीं, ये मानसून को प्रभावित करती है। और चौथा, इसका समुद्र से दूर होना, मतलब भूआ अभद्र होना। इसके कारण यहाँ महाद्वीपीय प्रभाव देखने को मिलता है, यानी गर्मी भी ज्यादा और सर्दी भी अपेक्षाकृत ज्यादा महसूस होती है। अच्छा, क्या बिहार में बारिश और तापमान सब जगह एक जैसा रहता है या इसमें भी अंतर है? नहीं, इसमें क्षेत्रीय अंतर है। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश पूर्वी हिस्से में होती है, खासकर किशनगंज जिले में। किशनगंज में क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं
सबसे पहले वहीं पहुंचती हैं और उन पहाड़ियों से टकराकर बारिश करती हैं। अच्छा। वहीं अगर तापमान की बात करें तो गया जिला सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला माना जाता है। गया सबसे गर्म भी और सबसे ठंडा भी? हाँ, ऐसा माना जाता है। शायद इसके पठारी प्रभाव और समुद्र से ज्यादा दूरी के कारण यहाँ तापमान का उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। दिलचस्प है। अच्छा, बिहार को नदियों का जाल भी कहा जा सकता है ना? यहाँ की नदी प्रणाली कैसी है? बिल्कुल, नदियों का तो यहाँ घना जाल बिछा हुआ है। यहाँ 2 तरह की प्रमुख नदियां हैं। 2 तरह की? हाँ, पहली वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, ये सदाबहार हैं। सदाबहार मतलब पेरेनियल? जी, पेरेनियल, यानी इनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें बर्फ पिघलने से भी पानी मिलता है और बारिश से भी। ये नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं और गंगा में मिल जाती हैं। कौन कौन सी हैं ये प्रमुख हिमालयी नदियां? इनमें सबसे प्रमुख तो गंगा ही है, फिर घाघरा जिसे सरयू भी कहते हैं, गंडक जिसे नारायणी भी कहते हैं, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ये सब उत्तर से आकर गंगा में मिलती हैं। ठीक है। और दूसरी तरह की नदियां कौन सी हैं? दूसरी हैं पठारी नदियां। ये दक्षिण के पठारी भाग से निकलती हैं। अच्छा, छोटा नागपुर पठार से? हाँ, मुख्यतः वहीं से। ये मौसमी है, मतलब सीजनल। ये मुख्य रूप से बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं और गर्मी के मौसम में अक्सर सूख जाती हैं या पानी बहुत कम हो जाता है। और ये किधर बहती हैं? ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं और या तो सीधे गंगा में मिलती हैं या फिर गंगा की किसी सहायक नदी में। इनके नाम क्या हैं? इनमें प्रमुख हैं कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। फल्गु? ये तो गया वाली नदी है ना? हाँ बिल्कुल, गया शहर फल्गु नदी के किनारे ही बसा है और हिंदू और बौद्ध धर्म में ये बहुत पवित्र मानी जाती है। इसके अलावा क्यूल और अजय नदियां भी हैं। और इन सब में गंगा का क्या स्थान है? वो तो मुख्य नदी हुई। गंगा तो बिहार की जीवन रेखा है, कह सकते हैं। ये बिहार के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। पश्चिम में बक्सर जिले के चौसा के पास ये बिहार में प्रवेश करती है। चौसा से प्रवेश? हाँ, और पूरब में भागलपुर और कटिहार जिलों की सीमा पे से होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है। बिहार में इसकी लंबाई करीब 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर? जी, और ये पटना, भागलपुर जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों के किनारे से बहती है। लगभग 12 जिलों से होकर गुजरती है ये बिहार में। अच्छा, कोसी नदी का नाम अक्सर बाढ़ के साथ जुड़ता है। इसे बिहार का शोक क्यों कहते हैं? हाँ, ये कोसी नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है, फिर नेपाल होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। इसकी दिक्कत ये है कि ये अपने साथ हिमालय से भारी मात्रा में सिल्ट यानी मलबा लाती है। हाँ। और ये बहुत तेजी से अपना रास्ता बदल लेती है। रास्ता बदल लेती है? हाँ, मतलब आज यहाँ बह रही है, कल कहीं और से बहने लगेगी। और इसी रास्ता बदलने के कारण ये हर साल उत्तरी बिहार के एक बड़े इलाके में भयंकर बाढ़ लाती है। इससे भारी जानमाल का नुकसान होता है। इसीलिए इसे बिहार का शोक या सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ओहो, ये तो बड़ी समस्या है। कुछ और खास नदियों के बारे में बताएंगी? हाँ, जैसे गंडक नदी है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कुछ दूरी तक सीमा बनाती है। अच्छा, सीमा बनाती है? जी। फिर सोन नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और दक्षिण से आकर पटना के पास गंगा में मिलती है। ये कैमूर पठार और छोटा नागपुर पठार को अलग भी करती है। सोन नदी अमरकंटक से, ठीक है। और एक महानंदा नदी है जो बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। ये पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा के पास बहती है। सबसे पूर्वी नदी महानंदा, ठीक है। नदियों के अलावा क्या बिहार में जलप्रपात और झीलें भी हैं? हाँ बिल्कुल हैं। कुछ खूबसूरत जलप्रपात यानी झरने भी हैं। रोहतास जिले में दुर्गावती जलप्रपात है, जिसे कई स्रोत बताते हैं कि ये बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दुर्गावती रोहतास में? जी। फिर नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात है जो सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है। ककोलत नवादा में? हाँ। इसके अलावा रोहतास में ही धुआंकुंड और मंझर कुंड नाम के झरने हैं और कैमूर जिले में तेलहर कुंड है। अच्छा, और झील? कांवर झील का जिक्र तो हुआ था। हाँ, कांवर झील जो बेगूसराय में है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हमने कहा, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झीलों में से एक मानी जाती है और इसे रामसर साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। रामसर साइट मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि वेटलैंड है। इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी। इसके अलावा दरभंगा में कुशेश्वर स्थान झील है जो पक्षियों के प्रवास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक पक्षी अभयारण्य भी है वहां। और कटिहार जिले में गोगाबिल झील है
जिसे बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में अनुपम झील भी है। कई झीलें हैं। हाँ। और गर्म पानी के झरने सुना है राजगीर में है। बिल्कुल, राजगीर और मुंगेर ये दो जगहें गर्म पानी के झरनों यानी गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध हैं। राजगीर में तो कई कुंड हैं, जैसे ब्रह्मकुंड, सप्तधारा। इनमें ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड माना जाता है। सबसे गर्म ब्रह्मकुंड। हाँ, और मुंगेर में भी सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड जैसे कई कुंड है। माना जाता है कि इनके पानी में गंधक जैसे खनिज घुले होते हैं, जिससे इनमें नहाने से त्वचा रोगों में फायदा होता है। अच्छा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्व है। चलिए अब आते हैं बिहार की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों पर। यहाँ जंगल कितने हैं, स्थिति क्या है? देखिए, अंदर हम भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ISFR 2021 के आंकड़ों को देखें तो बिहार में वन क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84% है। सिर्फ 7.84%? ये तो राष्ट्रीय औसत से काफी कम लगता है। हाँ, ये राष्ट्रीय औसत जो करीब 21-22% है से काफी कम है। यहाँ मुख्य रूप से पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती मतलब डेसिडुअस, जो पत्ते गिराते हैं। जी हाँ, डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, यानी ऐसे पेड़ जो साल में एक बार, खासकर शुष्क मौसम में, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनको भी दो हिस्सों में बांटते हैं। जहाँ बारिश थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब 120 सेंटीमीटर से अधिक, वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। आर्द्र पर्णपाती? इनमें कौन से पेड़ होते हैं? इनमें साल, शीशम, आम, जामुन जैसे पेड़ प्रमुख हैं। और जहां बारिश कम होती है, 120 सेंटीमीटर से कम, वहां शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनमें खैर, पलाश, अमलतास जैसे पेड़ मिलते हैं। अच्छा, और वनों का वितरण कैसा है? क्या सब जगह बराबर जंगल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वनों का वितरण बहुत असमान है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र आपको कैमूर जिले में मिलेगा, जहां लगभग 31.56% हिस्से पर जंगल है। कैमूर में सबसे ज्यादा? हाँ, और वहीं सबसे कम वन क्षेत्र शेखपुरा जिले में है, जहां 1% से भी कम, शायद 0.17% ही है। ज्यादातर जंगल या तो दक्षिणी पठारी इलाकों में है या फिर उत्तरी चंपारण के शिवालिक क्षेत्र में। बीच का जो मैदानी इलाका है वो कृषि प्रधान होने के कारण वहां जंगल लगभग खत्म हो चुके हैं। ये तो चिंता की बात है। अच्छा, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था है? कोई राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य? हाँ, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, शिवालिक पहाड़ियों के पास। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये टाइगर रिजर्व भी है शायद? जी हाँ, ये एक बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व भी है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व। एकमात्र? ठीक है। और अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज? अभयारण्य कई हैं। इनमें सबसे बड़ा है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर सबसे बड़ा? हाँ। अन्य प्रमुख अभयारण्यों में मुंगेर जिले का भीमबांध अभयारण्य, गया का गौतम बुद्ध अभयारण्य, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार जो झील भी है और पक्षी विहार भी, जमुई जिले में नागी और नकटी डैम पक्षी विहार है। नागी नट्टी जमुई में? जी, और एक बहुत खास है भागलपुर में विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य। ये भारत का एकमात्र अभयारण्य है जो गंगा नदी की डॉल्फिन के संरक्षण के लिए समर्पित है। डॉल्फिन के लिए? यह तो बहुत ही अनोखा है। बिल्कुल। चलिए अब बिहार की जनसंख्या पर एक नजर डालते हैं। हालांकि आंकड़े 2011 की जनगणना के ही उपलब्ध हैं अभी, पर उनसे क्या मुख्य बातें पता चलती हैं? हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी लगभग 10.41 करोड़ थी, और इस आबादी के साथ ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य? जी। लेकिन जो बात बिहार को शायद सबसे अलग करती है वो है यहाँ का जनसंख्या घनत्व, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी। बिल्कुल सही। बिहार में जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। 2011 में ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1106? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब यहाँ जमीन पर आबादी का दबाव बहुत ज्यादा है। अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा घनत्व शिवहर जिले में दर्ज किया गया था, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम कैमूर जिले में 488। शिवहर में सबसे ज्यादा, कैमूर में सबसे कम। ठीक है। आबादी के मामले में कौन से जिले सबसे आगे और पीछे थे?
सबसे ज्यादा आबादी राजधानी पटना जिले में थी और सबसे कम आबादी शेखपुरा जिले में। पटना में सबसे ज्यादा, शेखपुरा में सबसे कम। ठीक है, अब आते हैं साक्षरता दर पर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचक है विकास का। यहां स्थिति कैसी थी? दुर्भाग्य से 2011 में बिहार की साक्षरता दर देश में सबसे कम थी। कुल साक्षरता दर 61.8% थी। सिर्फ 61.8%? हाँ, इसमें भी पुरुषों की साक्षरता दर तो 71.2% थी, लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 51.5% थी। आधी से थोड़ी ही ज्यादा महिलाएं साक्षर थीं। जी, ये आंकड़े शिक्षा के क्षेत्र में और खासकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती की ओर इशारा करते हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा था और सबसे कम? सबसे ज्यादा साक्षर जिला था रोहतास, जहां साक्षरता दर 73.37% थी, और सबसे कम साक्षर जिला था पूर्णिया, जहां ये सिर्फ 51.08% थी। रोहतास सबसे आगे, पूर्णिया सबसे पीछे। ठीक है, और लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 6 रेशियो। 2011 में बिहार का लिंगानुपात 918 था। 918? ये राष्ट्रीय औसत से कम है शायद। हाँ, ये राष्ट्रीय औसत जो उस समय 943 था से काफी कम था। हालांकि कुछ जिलों में स्थिति बेहतर थी, जैसे गोपालगंज जिले में लिंगानुपात 1021 था। 1021? मतलब वहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं थीं। जी हाँ, गोपालगंज में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुंगेर और भागलपुर जैसे जिलों में ये 880 से भी कम था। तो इसमें भी काफी विषमता थी। ये आंकड़े भी सामाजिक संतुलन के लिहाज से चिंताजनक हैं। तो जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा, साक्षरता दर कम और लिंगानुपात भी असंतुलित। ये बिहार की सामाजिक तस्वीर है। हाँ, 2011 के आंकड़ों के हिसाब से तो यही तस्वीर उभरती है। इतने सारे आंकड़ों और तथ्यों के बाद क्या हम कुछ प्रमुख जिलों की जो खास पहचान है उसे संक्षेप में देख सकते हैं, ताकि सुनने वालों को एक आइडिया लगे? हाँ, जरूर। जैसे हमने बात की, पश्चिमी चंपारण की पहचान है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और सोमेश्वर श्रेणी। हाँ। रोहतास अपनी सबसे ज्यादा साक्षरता दर के लिए जाना जाता है, और वहाँ शेर शाह सूरी का मकबरा भी है। साथ ही कैमूर की पहाड़ियां और झरने भी यहाँ हैं। रोहतास, साक्षरता और शेरशाह। गया बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला होने के साथ साथ महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का घर है। गया धर्म और तापमान। भागलपुर को सिल्क सिटी कहते हैं, और यहाँ विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य है। मुजफ्फरपुर अपनी शाही लीची के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मुजफ्फरपुर लीची, हाँ। किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होती है। जमुई जिला हाल ही में सोने के संभावित बड़े भंडार को लेकर चर्चा में आया है। कैमूर अपने सबसे ज्यादा वन क्षेत्र और अभयारण्य के लिए जाना जाता है। तो इस तरह हर जिले की अपनी एक खास भौगोलिक या सांस्कृतिक पहचान है। बिल्कुल। तो आज हमने बिहार के भूगोल की एक, कह सकते हैं, काफी विस्तृत तस्वीर देखी। हमने जाना कि ये उत्तर पूर्वी भारत का एक भू आबद्ध राज्य है, जिसकी सीमाएं नेपाल और 3 भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती हैं। हाँ, हमने इसके 3 मुख्य भौतिक भाग देखे। उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियां, बीच में विशाल गंगा का मैदान जो कि उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में बटा है और जहां बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं आम है, और दक्षिण में वो खनिज संपदा वाला पठारी क्षेत्र। हमने गंगा, कोसी, गंडक, सोन जैसी प्रमुख नदियों के जाल को समझा, जो बिहार के लिए वरदान भी हैं तो कभी-कभी अभिशाप भी बन जाती हैं, खासकर कोसी। हमने कांवर झील जैसी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि और वाल्मीकि जैसे राष्ट्रीय उद्यान के महत्व को भी जाना। और हमने ये भी देखा कि बिहार आबादी के घनत्व में तो देश में सबसे आगे है, लेकिन साक्षरता और लिंगानुपात जैसे जो जरूरी सामाजिक सूचकांक हैं, उन पर इसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। ये विविधता और ये चुनौतियां ही बिहार के भूगोल को इतना खास और अध्ययन के लिए जरूरी बनाती हैं। बिल्कुल। और याद रखिए, भूगोल सिर्फ नक्शों और आंकड़ों का अध्ययन नहीं है। यह हमें बताता है कि किसी जगह का इतिहास कैसा रहा होगा, वहां की संस्कृति कैसे बनपी, वहां की अर्थव्यवस्था किन चीजों पर टिकी है और भविष्य की राह क्या हो सकती है। सही कहा। ये समझना कि बिहार का कौन सा हिस्सा बाढ़ प्रवण है और कौन सा सूखाग्रस्त, यह हमें यहाँ के विकास की जो चुनौतियां हैं और जो अवसर हैं उनको बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। क्या बिहार की यही भौगोलिक विविधता
मतलब कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं ये विशाल उपजाऊ मैदान, कहीं सदाबहार नदियां, तो कहीं सूखे पठार और खनिज। क्या यही विविधता इसके इतने गौरवशाली इतिहास और वर्तमान की जो जटिल चुनौतियां हैं उनका मुख्य कारण है? ये सोचने वाली बात है। क्या भूगोल ही नियति तय करता है, या कम से कम उसे प्रभावित तो जरूर करता है? हाँ, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यही समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।